Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss the most important question from unpopular essays. ये सबसे ज़्यादा important question है and it is about Russell's crusade against dogmatism. कि dogmatism के against Russell की war. He was against dogmatism and Russell was opposed to obscurantism, mysticism and dogmatism. तो ये तीनों में किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्सक्यूरेंटिज्म, मिस्टिसिज्म, डॉगमेटिज्म के, या ही वाज अ क्रूसेडर ऑफ डॉगमेटिज्म, ही वाज अगेंस्ट डॉगमेटिज्म, ही वाज अपोज टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, मिस्टिसिज्म, डॉगमेटिज्म. तो ये किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डॉगमेटिज्म है क्या. डॉगमा किसको कहते हैं? दैट द बिलीफ दैट क्लेम टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, उसको डॉगमा कहते हैं. और टू हेल्ड एनी टाइप ऑफ डॉगमाज इज कॉल्ड डॉगमेटिज्म. या आप कह सकते हैं कट्टरपन, कि अपनी एक बात पे अड़ जाना और जो आपका बिलीफ है आप उसको ठीक समझना, चाहे उसके खिलाफ कितने भी दलाइल आ जाएं आप उसी पे अड़े रहें, तो इस चीज़ को डॉगमेटिज्म कहते हैं. फर्दर ऑब्सक्यूरेंटिज्म और मिस्टिसिज्म को भी सूफीज़म है. ऑब्सक्यूरेंटिज्म क्या है कि नॉलेज के अगेंस्ट होना, ठीक है. ऑब्सक्योरिटी वैसे तो मुबहम चीज़ को कहा जाता है, लेकिन ऑब्सक्यूरेंटिज्म क्या है कि आप नॉलेज जो भी आपको नया मिलता है आपके आगे आश्कार होता है, आपको नए नॉलेज से वास्ता पड़ता है, तो आप उसके अगेंस्ट हो जाएं, ठीक है. तो ये तीन टर्म्स हैं, इसको आगे फर्दर हम डिफ़ाइन भी करेंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं. तो जो डॉगमेटिज्म हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो रसल ने अपने हर ऐसे में जो है इसके अगेंस्ट ही बात की है, तो इसी वजह से उसको क्रूसेडर ऑफ डॉगमेटिज्म कहा जाता है, या रसल्स क्रूसेड अगेंस्ट डॉगमेटिज्म के तौर पर इन एसेस को देखा जा सकता है. तो अभी हम इसको स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है कि रसल वॉज डिटरमाइंड फो ऑफ डॉगमेटिज्म. फो कहते हैं दुश्मन को, ठीक है, कि वो डॉगमेटिज्म का दुश्मन है. एंड अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ लिबरलिज्म. तो किसका हामी है? आज़ादी का, लिबरलिज्म का, ठीक है. ही वॉज रिलेंटलेस क्रिटिक ऑफ ऑल काइंड ऑफ डॉगमेटिक बिलीव्स, कि जितने भी डॉगमेटिक बिलीव हैं वो उन पे तनकीद करता है. एंड एन आर्डेंट टॉर्च बियरर ऑफ लिबरल एटीट्यूड इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जितने भी ह्यूमन लाइफ में फील्ड्स हैं, जितने भी हैं, उनमें एक लिबरल एटीट्यूड को वो फेवर करता है. He started the crusade against the dogmatic beliefs, कि उसने dogmatic belief के against एक जंग शुरू की. And proved himself to be very powerful gigantic knight in his unending war against dogmas and struggle for the independence of free and liberal human thought, ठीक है. और एक वो जाइजेंटिक नाइट के तौर पे उसने खुद को प्रूव किया है. नाइट आपने वैसे ही पढ़ा होगा, जेफरी चॉसर में ही पढ़ा होगा कि नाइट किसको कहते हैं, ठीक है. तो उसने खुद को एक नाइट प्रूव किया है, ठीक है, एक फाइटर प्रूव किया है अगेंस्ट डॉगमास, और अपनी स्ट्रगल को प्रूव किया है इन फेवर ऑफ फ्री थॉट, लिबर्टी, ठीक है, कि आज़ादी को वो फेवर करता है, और डॉगमेटिक बिलीव या डॉगमेटिज्म को कि वो अगेंस्ट है, उनके खिलाफ वो एक जंग लड़ता है. तो अभी वन बाय वन आगे इनकी डेफिनेशंस हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं. ऑब्सक्यूरेंटिज्म क्या चीज़ है? अ पॉलिसी ऑफ अपोजिशन टू एनलाइटमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि नया कोई भी नॉलेज जो है उसको स्प्रेड हो, या आप पे कोई भी हकीकत आश्कार होती है, आपको नई नई चीज़ों का पता चलता है, उसकी मुखालफत करने को ऑब्सक्यूरेंटिज्म कहते हैं. फिर मिस्टिसिज्म, बेसिकली सूफीज़म को भी कहा जाता है, कि अ रिलीजन बेस्ड ऑन मिस्टिकल कम्युनियन विद द अल्टीमेट रियलिटी. अल्टीमेट रियलिटी यहाँ आपको कह सकते हैं कि गॉड को भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि उसके साथ एक मिस्टिकल कम्युनियन है, एक राब्ता है, कि सूफीज़म को ये कहा जाता है. और इसके जो बिलीव्स हैं जिनको साइंस प्रूव नहीं करती, तो उसके भी रसल अगेंस्ट है. फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है डॉगमेटिज्म क्या है,
कि इनटॉलरेंस एंड प्रेजुडिस ऑफ अ बिगट। बिगट कहते हैं कट्टर बंदे को कहा जाता है कि जो अपने बिलीफ के ऊपर पक्का हो, चाहे वो गलत है या ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट भी कोई एविडेंस आ जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट ना करे, बल्कि अपने उस बिलीफ के ऊपर जो है कायम रहे। ठीक है, तो उसकी जो इनटॉलरेंस और प्रेजुडिस है उसको डॉगमेटिज्म कहा जाता है। फिर फर्दर डॉगमा क्या होता है कि अ स्टबर्न बिलीफ, एक सर्कश जिद्दी किस्म का जो बिलीफ है, एन इनरेशनल डॉक्ट्राइन ऑफ अ रिजिड प्रिंसिपल। एंड डॉगमेटिज्म मीन्स कि एक रिजिड प्रिंसिपल है, ठीक है, एक अकलियत से जो आरी एक असूल है उसके ऊपर कायम हुआ जाए, उसको ही ठीक समझा जाए। ठीक है, तो वो एक डॉगमा हो जाता है, उस बिलीफ को डॉगमा कहा जाता है। एंड डॉगमेटिज्म मीन्स अ स्टबर्न होल्डिंग ऑफ बिलीफ्स, और इस तरह के बिलीफ के ऊपर यकीन रखना, ठीक है, उसको डॉगमेटिज्म कहा जाता है। एंड डॉक्ट्राइन्स विद sheer refusal to the rational scrutiny or the verification of beliefs by evidence and reason। ठीक है, कि किसी भी बिलीफ को सबूतों के तौर पर परखने के भी अगेंस्ट होना, कि जो है वो ठीक है, चाहे उसके अगेंस्ट जितने भी सबूत आ जाते हैं, वेरिफिकेशंस आ जाती हैं, फिर भी आप उसी बिलीफ के ऊपर काबू रहने को डॉगमेटिज्म कहा जाता है। फिर ऑन द कंट्री, इसके अगेंस्ट ये अभी लिबरलिज्म क्या चीज़ है, कि लिबरलिज्म की डेफिनेशन हम कुछ और देखते हैं, लेकिन बेसिकली लिबरलिज्म है क्या चीज़, कि मीन्स कीपिंग एन ओपन एंड रिसेप्टिव माइंड टू द फ्रेश एंड एम्पिरिकली वेरीफाइड बिलीफ्स। लिबरलिज्म ये नहीं है कि आपको हर तरह की आज़ादी हो जाए, जिस तरह के आजकल हमारा एक कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि अपने माइंड को ओपन रखना, कोई भी न्यू आइडियाज़ आते हैं जिनको तजर्बे से प्रूव कर लिया जाता है, और वो आपके जो आप प्रीवियस बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट भी हों, लेकिन वो प्रूव हो जाएं और उनकी सच्चाई प्रूफ हो जाए और आपको उन चीज़ों को मान लें, तो इसको लिबरलिज्म कहा जाता है। कि आपका माइंड हर वक्त ओपन होना चाहिए नए आइडियाज़ के लिए, जो एम्पिरिकली वेरीफाइड हों, जो तजर्बे से साबित हों। उन आइडियाज़ को मान लेने को लिबरलिज्म कहते हैं। इट आल्सो मीन्स टू बी रेडी टू मॉडिफाई, और इसका ये मतलब ये है कि ऑल्टर और डिस्कार्ड द फॉसिल व्यूज़। फॉसिल व्यूज़ जो आपके पुराने व्यूज़ हैं, हर वक्त इस बात के लिए तैयार रहना कि आप अपने पुराने व्यूज़ को छोड़ दें या मॉडिफाई कर लें, तो इसको भी लिबरलिज्म कहते हैं। रसल राइट्स इन द प्रीफेस टू हिज बुक अनपॉपुलर एसेज, कि अपने बुक के प्रीफेस में लिखता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, कि मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेज आर कंसर्न टू कम्बैट इन वन वे और अनदर द ग्रोथ ऑफ डॉगमेटिज्म। ठीक है, कि इसमें जितने भी एसेज हैं उन किस चीज़ से कंसर्न करते हैं, कि वो डॉगमेटिज्म के बढ़ते हुए डॉगमेटिज्म के अगेंस्ट लड़ाई हैं, या उनसे वो लड़ रहे हैं, या उनके वो खिलाफ हैं वो आइडियाज़, वो एसेज। ठीक है, वेदर ऑफ द राइट और द लेफ्ट, विच हैज़ ईदर टू करेक्टराइज आवर ट्रेजिक सेंचुरी, कि इन्हीं की वजह से ये हमारी जो सदी है, ये इसका अलमिया भी यही है, द ग्रोथ ऑफ डॉगमेटिज्म, और उसके एसेज जो हैं वो डॉगमेटिज्म के ख़िलाफ़ एक जंग हैं, या उनसे वो एक लड़ाई करते हैं, या उनके अगेंस्ट हैं। तो सबसे पहले हिज स्केप्टिक स्टांस, उसका शक करने वाला जो स्टांस है उसके बारे में है, कि इन ऑर्डर टू कम्बैट विद डॉगमेटिज्म, कि रसल अडॉप्ट्स द पोजीशन ऑफ रैशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, स्केप्टिसिज्म क्या आता है, डाउट अबाउट द ट्रूथ ऑफ समथिंग, कि किसी भी चीज़ की हकीकत के बारे में आपको शक हो जाए, ठीक है, तो उसको स्केप्टिसिज्म कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। एम्पिरिसिज्म, अ डॉक्ट्राइन दैट नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम जो भी नॉलेज हासिल करते हैं वो तजर्बे से हासिल करते हैं, इसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एंड लिबरलिज्म, लिबरलिज्म को हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, वो इस पोजीशन को अडॉप्ट करता है। एंड हिज पोजीशन ऑफ अ स्केप्टिक इज नॉट मेयरली फॉर द सेक ऑफ स्केप्टिसिज्म, बट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी। उसका जो स्केप्टिव स्टांस है, कि वो हर चीज़ पे शक करता है, डाउट होता है उसको, वो इसलिए नहीं है कि वो हर चीज़ पे शक करता है, वो इसलिए है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी इन ह्यूमन थॉट्स एंड एक्शन, ताकि हर चीज़ जो है इंसान की थॉट्स और एक्शन जो है वो क्लियर हो जाए।
ठीक है, हर चीज़ की क्लैरिटी के लिए, हर चीज़ पे यकीन करने के लिए जो ठीक आइडियाज़ हैं, इस वजह से उसका स्टांस जो है वो स्केप्टिक है। अकॉर्डिंग टू आई.एफ. स्टोन, ठीक है, एक क्रिटिक है, वो कहता है कि रसल टीचेस स्केप्टिसिज्म ओनली इन ऑर्डर टू बी एटर्नली ह्यूमन, कि हम एटर्नली ह्यूमन हो जाएं, इंसानियत हम में आ जाए, इस वजह से उसका जो है स्केप्टिसिज्म को वो टीच करता है। He thinks that Russell's skepticism is only for a deeper faith. Eric Fromm thinks that Russell was a man of faith. Faith not in theological sense, but faith in the power of reason. कि उसके फेथ के बारे में बात की जा रही कि ही वॉज अ मैन ऑफ फेथ, ही हैज़ डीपर फेथ, नॉट ऑन दी थियोलॉजिकल सेंस कि रिलीजियसली नहीं है कि हमारा फलां चीज़ पे यकीन है, फेथ है, अकीदा है, बल्कि फेथ ऑन द पावर ऑफ रीज़न, कि अकली दलाइल के ऊपर उसका यकीन है। फेथ इन मैंस कैपेसिटी टू क्रिएट हिज ओन पैराडाइज थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, कि इस चीज़ पे उसका अकीदा है कि इंसान अपनी कोशिशों के ज़रिए अपनी ही जन्नत बना सकता है। अगर इंसान चाहे तो अपनी कोशिशों से अपने लिए जन्नत तख्लीक कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे उसका अकीदा है। पर हिज पैसिफिज्म, तो पैसिफिज्म बेसिकली क्या है, द डॉक्ट्राइन दैट ऑल वायलेंस इज अनजस्टिफाइबल, कि तशद्दुद जिस तरह का भी है वो अनजस्टिफाइबल है। मतलब पैसिफिज्म कहते हैं पुरअमन को, पुरअमन होने को, ठीक है। तो हर तरह के तशद्दुद की नफ़ी करने को पैसिफिज्म कहा जाता है। कि बाय ऑब्जर्विंग मैसेकर ऑफ मैन बाय मैन, कि इंसान का इंसान के ज़रिए जो कत्लेआम है, ही बिकेम एन आर्डेंट पैसिफिस्ट। उस चीज़ को देखते हुए, जंगों को उसने जब ऑब्ज़र्व किया है, वर्ल्ड वॉर को उसने ऑब्ज़र्व किया है, तो उसके बाद वो पैसिफिस्ट बना। विल ड्यूरेंट, अ क्रिटिक, राइट्स इन हिज बुक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। विल ड्यूरेंट की एक बुक है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, उसमें वो कोट करता है कि when Cambridge dismissed him for his pacifism, he made the world his university and became a traveling sophist. ठीक है, ये रसल के बारे में वो लिख रहा है, विल ड्यूरेंट, अपनी किताब द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में, कि उस बिकॉज ऑफ हिज पैसिफिस्ट आइडियाज़ ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कि उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था कि वो अपने आइडियाज़ की बिना पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काबिल नहीं है। कि जब उसके पैसिफिज्म की वजह से उसको निकाल दिया गया, उसने दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया और एक सफ़र करने वाला सूफ़ी बन गया, जो हर वक्त सफ़र में रहता है, ऐसा एक सूफ़ी वो बन गया। एंड बीइंग द सोफिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ये पॉसल द मैनिफेस्टो ऑफ ह्यूमनिज्म, तो इंसानियत के मंशूर के बारे में सोचता है, बिलीव करता है। एंड बिफोर वर्ल्ड वॉर रसल वॉज एंग्रोस्ड इन प्योर फिलॉसफी, कि जंग से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले खालिस फिलॉसफी के ऊपर सोचो विचार करता था। बट द इरेशनैलिटी एंड एनिमोसिटी ऑफ मैन अगेंस्ट मैन इन द वॉर, लेकिन जब उसने जंग को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड वॉर 1 को ऑब्जर्व किया, इंसान की बेअकलियत को ऑब्जर्व किया और इंसान के खिलाफ दुश्मनी को ऑब्जर्व किया, द वॉर टर्न रसल एज अ सोशल फिलोसफर, तो वो एक मुआशरती फ़लसफ़ी बन गया, ठीक है, कि जो मुआशरे को ठीक करना चाहता है, मुआशरे को ठीक करने के बारे में सोचता है। ही बिकम अ रिफॉर्मर, ठीक है। विल ड्यूरेंट सेज देयर हैव बीन टू रसल्स, कह रहा है कि 2 तरह के रसल्स हैं। वन हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर, एक जो जंग के दौरान मर गया, ठीक है। एंड अनदर हु रोज आउट ऑफ द श्राउड, और एक वो जो उसके कफन से निकला है। एंड ऑलमोस्ट मिस्टिक कम्युनिस्ट, ठीक है, एक ऐसा सूफी किस्म का कम्युनिस्ट है, बर्न आउट ऑफ द एशेज ऑफ अ मैथमेटिकल लॉजिशियन, क्योंकि हिज मेन फील्ड वॉज मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक है। तो कह रहा है कि मैथमेटिकल लॉजिशियन की जो बाकियात हैं, जो राख है, उसमें से एक नया रसल पैदा हुआ जो कि एक मिस्टिक कम्युनिस्ट था। कि वॉर से पहले रसल के आइडियाज़ और थे, लेकिन जब उसने वॉर को ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड वॉर 1 को ऑब्जर्व किया, तो बिल्कुल वो एक न्यू मैन के तौर पर सामने आया। तो उसमें उसने जो 2 चीज़ें ऑब्जर्व की, नाजीज़म एंड कम्युनिज़म, ठीक है, तो उसको फर्दर डिस्कस करते हैं।
कि Russell's standpoint is made clear in his essay Philosophy and Politics. ठीक है, जो हमने सबसे पहला ऐसे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, उसमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता है, इन विच ही डिनाउंसेस द डॉगमेटिज्म एंड द आइडियलिस्टिक अप्रोच विच मेड द पाथ स्ट्रेट फॉर नाजीज़म. क्योंकि अगर डॉगमेटिज्म को फेवर किया जाए तो नाजीज़म के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. नाजीज़म क्या है? द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी अबाउट टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड रेशियल सुपीरियोरिटी. भी नाजीज़म की आपको डेफिनेशन जो है वो पेपर में आ सकती है आपके. ठीक है, कि आइडियोलॉजी क्या है? जो जर्मन वर्कर्स थे, सोशलिस्ट वर्कर पार्टी थी, उसका एक आइडिया था अबाउट टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड रेशियल सुपीरियोरिटी. वो समझते थे कि वो दूसरों से सुपीरियर हैं, ठीक है, दूसरी कौमों से सुपीरियर हैं, तो वो रेशियल सुपीरियरिटी को फेवर करते थे और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को फेवर करते थे, जिस ऐसी गवर्नमेंट जो हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखती है. एंड कम्युनिज्म, ठीक है, और ये कम्युनिज्म क्या है? कि अ पॉलिटिकल थ्योरी फेवरिंग कलेक्टिविज्म इन अ क्लास लेस सोसाइटी. कम्युनिज्म क्या है? कि एक ऐसी सोसाइटी कम्युनिज्म में होती है जिसमें किसी तरह की कोई क्लास नहीं है, हर चीज़ स्टेट की मलकियत है, ये सारे मिल के उस चीज़ के मालिक होते हैं, कोई उसमें अपर लोअर और मिडिल क्लास नहीं होती. जस्ट लाइक इन रशिया एंड चाइना, ठीक है, दे वर कंसिडर्ड एज द कम्युनिस्ट कंट्रीज. तो वहाँ पे कम्युनिज्म जो है प्रैक्टिस किया जाता है, और नाजीज़म जो है वो जर्मनी में प्रैक्टिस किया जाता है. Russell criticizes the philosophy of both Hegel and Plato and accused them of being dogmatic, and their policies proved to be disastrous. फिर ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्यूज़ अबाउट हैगल एंड प्लेटो, कि हैगल और प्लेटो की फ़िलासफ़ी को वो समझता है कि वो डॉगमेटिक है और वो बिल्कुल ख़तरनाक है, तबाहकुन साबित हो सकती है. फिर हैगल और लॉक, जॉन लॉक की फ़िलासफ़ी, इसको डिफ़ाइन करने के बारे में क्वेश्चन आता है और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. हैगल्स फ़िलासफ़ी क्या है? कि हैगल्स फ़िलासफ़ी वाज दैट ट्रू लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ ओबीडियंस टू आर्बिट्रेरी अथॉरिटी. एक जो बिल्कुल मुतलकुल अना, ठीक है, उसको उसी का इत्तबा किया जाए. एंड दैट फ्री स्पीच इज़ एन ईवल, जो आज़ादी राय है, ठीक है, इजहार ख्याल की आज़ादी है, वो बुरी चीज़ है. एंड एब्सल्यूट मोनार्की इज़ गुड, और एक इस तरह की हुकूमत, डिक्टेटरशिप टाइप जो है वो बिल्कुल ठीक है. एंड द वॉर इज़ डिज़ायरेबल. ठीक है, ये हैगल की फ़िलासफ़ी थी. ठीक है, हैगल्स फ़िलासफ़ी also had a great influence on Karl Marx. Thus, both Hegel and Marx justify autocracy and despotism and tyranny because of their dogmatic belief. अब हैगल और कार्ल मार्क्स किस चीज़ को फेवर करते थे? ऑटोक्रेसी, किसी एक शख्स की हुकूमत, ठीक है, जिस पे कोई क्वेश्चन ना कर सके, जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप. एंड डेस्पोटिज़म, के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल. एंड टायरनी, और जुल्म वगैरह जो है उसको वो जो है फेवर करते थे. उसकी वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ देयर डॉगमेटिक बिलीफ ऑफ कम्युनिज्म. ठीक है. ऑन द कंट्रेरी, रसल हिमसेल्फ सपोर्ट्स द एम्पिरिकल लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. के जो रसल है वो लिबरलिज्म को फेवर करता है और डेमोक्रेसी को फेवर करता है, और उसकी वजह से रसल एक्नॉलेजेस जॉन लॉक्स फिलॉसफी ऑफ टॉलरेंस एंड लिबरलिज्म. तो जॉन लॉक की जो टॉलरेंस और लिबरलिज्म की फ़िलासफ़ी है वो उसको फेवर करता है, और उसको पॉइंट आउट करता है अपने ऐसे में कि लॉक प्रीच्ड रिलीजियस टॉलरेंस, कि मजहबी जो है बर्दाश्त का जज्बा होना चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, कि इस तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस. एंड द लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर लिमिटेशन होनी चाहिए बाय चेक एंड बैलेंस. जिस तरह हैगल कहता है कि गवर्नमेंट की जो पावर है, यानी कि एक बंदे की पावर होनी चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, किसी को कोई आज़ादी नहीं होगी, वॉर इज़ डिज़ायरेबल. जब उसके बरक्स जो लॉक है वो टॉलरेशन जो है
टॉलरेंस जो है उसको फेवर करता है, वो कहता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए और गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें लिमिटेशंस होनी चाहिए. लॉक फर्दर डिस्क्राइब दैट डॉगमेटिज्म लीड्स टू सेंसरशिप. सेंसरशिप क्या होती है कि चीज़ों को सेंसर कर देना, और जब डॉगमेटिज्म होगा एक किसी भी कंट्री में तो वो उसी बिलीफ पे कार फरमा रहेंगे और उसके अगेंस्ट कोई भी चीज़ होगी उसको वो सेंसर कर देंगे. एजुकेशन में भी हो सकता है. फिर कंसीलमेंट की चीज़ों को छुपाएंगे जो उनकी बिलीफ से टकराएंगी चीज़ें या अगेंस्ट होंगी उनको वो छुपाएंगे भी. इनटॉलरेंस, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड मेंटल स्लेवरी, क्योंकि जब लोगों को एक ही बिलीफ पे जो है वो कट्टर बना दिया जाए, बिगट बना दिया जाए, तो वो जहनी गुलाम बन जाते हैं. द एसेंस ऑफ लिबरल आउटलुक लाइज नॉट इन व्हाट ओपिनियंस वन हेल्ड. लिबरल आउटलुक का मतलब ये नहीं कि आपका ओपिनियन क्या, आप किसी भी तरह का ओपिनियन रखने में आज़ाद हैं, बट इन हाउ दे आर हेल्ड, लेकिन किस तरीके से आप उस ओपिनियन को रखते हैं. ठीक है, ये एसेंस है. इंस्टेड ऑफ बीइंग हेल्ड डॉगमेटिकली दे आर हेल्ड टेंटेटिवली. कि कोई भी बिलीफ आप अपना जो है कोई भी आइडिया कोई भी सोच रखने में आज़ाद हैं, लेकिन किस तरीके से आप उसको रखते हैं ये मैटर करता है. डॉगमेटिकली नहीं होना चाहिए. दे आर हेल्ड टेंटेटिवली, कि मतलब टेंटेटिवली का मतलब ये है कि वो फाइनल नहीं है, वो किसी भी वक्त चेंज हो सकते हैं. विद अ कॉन्शियसनेस दैट न्यू एविडेंस मे एट एनी मोमेंट लीड टू देयर अबंडनमेंट. कि किसी भी मौका पर अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कोई सबूत मिल जाता है, कोई वेरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर उन आइडियाज़ को छोड़ दिया जाए. अगर आप किसी भी किस्म का आइडिया रखते हैं लेकिन उसको डॉगमेटिकली नहीं होना चाहिए कि आप उसके ऊपर बिल्कुल कट्टरपन के ज़रिए उस आइडिया पे कायम नहीं हो जाने चाहिए. अगर आपको उससे बेहतर चीज़ वेरिफिकेशन के साथ मिल जाती है कि वो ठीक है, तो आपको उसको अपना लेना चाहिए. फिर एग्जाम्पल्स ऑफ डॉगमेटिज्म है, यही डॉगमेटिज्म है और उसकी फर्दर वो एग्जाम्पल्स देता है. Russell quotes a number of examples of dogmatism in the same essay. Protagoras, ancient Greek philosopher, said that. ठीक है, एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है प्रोटैगोरस, वो उसकी एक कोटेशन है, ये एक एग्जाम्पल है डॉगमेटिज्म की. ही डिड नॉट नो वेदर द गॉड्स एग्जिस्ट बट ही हेल्ड दैट इन एनी केस दे आर टू बी वर्शिप्ड. ठीक है, कि अभी वो कहता है कि वो नहीं जानता कि खुदा जो हैं उनके जितने भी खुदा थे, क्योंकि ग्रीक फिलॉसफी में बहुत सारे खुदा थे, हर चीज़ का एक अलग उन्होंने अपना देवता बनाया हुआ था. कि वो कहता है कि वो उनके वजूद पे वो यकीन नहीं रखता, उनको नहीं पता कि हकीकत में भी वो गॉड्स हैं या नहीं हैं, लेकिन कुछ भी हो वो हैं या नहीं हैं, हर हाल में उनकी इबादत करनी चाहिए. दे शुड बी वर्शिप्ड. ठीक है, तो ये एक डॉगमेटिक बिलीफ है. ठीक है, ये कट्टरपन का बिलीफ है कि उसको ये पता ही नहीं है कि इतने देवता हैं या नहीं हैं. ठीक है, उनके बारे में कोई सबूत नहीं है. ठीक है, इट्स टोटल इरेशनल बिलीफ. ठीक है, ये अकलियत पे मबनी बिलीफ नहीं है कि एक के वजूद के ऊपर भी, एक चीज़ के वजूद के ऊपर आपको यकीन नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि दे ऑट टू बी वर्शिप्ड, कि उनकी वर्शिप की जाए, तो ये एक डॉगमेटिक बिलीफ है. फिर इन द सेम वे देयर इज अ डॉगमेटिक क्रीड बाय द मॉडर्न मैन. डेविड ह्यूम, अ ब्रिटिश फिलोसफर, बिलीव्स दैट. अभी एक ब्रिटिश फिलोसफर की बात है. ठीक है, केयरलेसनेस एंड इन अटेंशन अलोन कैन अफोर्ड अस एंड एनी रेमेडी. ठीक है, कि कोई भी रेमेडी है वो केयरलेसनेस और इन अटेंशन के ज़रिए हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता. आपको केयरफुल भी होना पड़ता है, आपको किसी चीज़ को अटेंशन भी देनी पड़ती है, लेकिन इसी बात पे अगर आप कायम रहें तो ये एक डॉगमेटिक बिलीफ है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी सच्चाई जो है अक्लियत के ज़रिए, अक्ल के ज़रिए प्रूव ना हो सके और उसके बावजूद आप उस पर यकीन रखें. लेकिन अगर जिस तरह सोल है, रूह है, ठीक है, साइंटिफिकली तो उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे रिलीजियसली तो हमें उस पर यकीन है. और रिलीजियसली हमें मौत के बाद ज़िंदगी का भी यकीन है, लेकिन साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं किया जा सकता. इसलिए रसल उसको डॉगमेटिक बिलीफ कहता है, ये उसको डॉगमेटिज्म समझता है. तो फर्दर यही चीज़ वो डॉगमेटिज्म ऑफ रिलीजन कि इस्लाम जो मज़हब है, मज़हब में डॉगमेटिज्म कैसे हो सकता है, कट्टरपन कैसे हो सकता है. कि इन द एसे एन इंटेलेक्चुअल रबिश
ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि इंटेलेक्चुअल रबिश भी उसकी बुक है रसल की। रसल कंडेम्स द डॉगमेटिज्म ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, तो वो कट्टरपन जो उनके फादर्स हैं, प्रीस्ट हैं, ठीक है, मजहबी आदमी हैं, एक्लिसियास्टिकल पर्सनस हैं, उनके डॉगमेटिज्म पे वो तनकीद करता है कि ही रेफर्स टू द एज ऑफ फेथ व्हेन द प्रीस्ट थॉट दैट द ह्यूमन बीइंग्स वर पनिश्ड, ठीक है, कि ये एक बिलीफ है, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं कि कहत का आ जाना, ठीक है, पेस्टिलेंस का आ जाना, जलजले का आ जाना, ठीक है, तो ये अगर साइंटिफिकली इनको देखा जाए तो जलजला भी एक, इसकी भी साइंटिफिक हकीकत है। अगर कहत आ जाता है तो साइंटिफिकली हमें देखा जा सकता है बारिशें नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, ठीक है, या कोई बीमारी आ गई इस वजह से कहत आ गया, तो साइंटिफिकली तो ये प्रूव्ड है, हो जाती हैं ये चीज़ें। लेकिन जो उस वक्त प्रीस्ट थे उनका ये यकीन था कि ह्यूमन बीइंग्स वर पनिश्ड बाय फेमाइन, पेस्टिलेंस, अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स बिकॉज ऑफ देयर सिंस एंड थाउजेंड्स ऑफ विचेस वर बर्न्ड एट द स्टेक, कि इंसान के ये गुनाहों की सज़ा है कि कहत आते हैं, जलजले आते हैं या सैलाब आते हैं, और फिर इसी वजह से हज़ारों जो विचेस हैं उनको जला दिया गया, ठीक है, कि ये गुनाह और इन विचेस की वजह से ये हम पे ये सारी सख्तियाँ आती हैं। ये साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूव नहीं हैं, इस वजह से इनको डॉगमेटिक बिलीफ कहा जाता है। However, Russell questioned the whole conception of the sin and the belief of rising from the grave, ठीक है, कि कब्र से भी कोई दोबारा से ज़िंदा हो सकता है, उठता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इस पर यकीन है, लेकिन साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूव नहीं हैं। ऑन अनदर ओकेजन ही laughs at the beliefs of Catholic theologians view that, अभी कैथलिक्स जो हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स, दीज आर टू फैक्शन इन द क्रिश्चियनिटी। जो कैथलिक्स हैं ये एक बिल्कुल अजीब सा बिलीफ है, आप बड़ा वल्गर सा भी आप इसको कह सकते हैं, कि अ प्रीस्ट में फॉन्डल अ नन्स ब्रेस्ट इफ ही डज सो विदाउट एनी इवल इंटेंशन, कि आप कोई भी इस तरह का बुरा काम है वो करें तो कोई मसला नहीं है, जब तक कि आप की जो नीयत साफ है, कि आपकी इवल इंटेंशन नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से का कोई भी बुरा काम कर सकते हैं, फॉन्डल अनस ब्रेस्ट आप उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आपकी नीयत बुरी नहीं। तो ये एक बिल्कुल अजीब सा ख्याल है, ठीक है। अनदर डॉगमेटिक बिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ थियोलॉजियन इज द अपोजिशन ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, कि आजकल साइंटिफिकली तो ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल हो रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल जो है उसको एडवोकेट किया जाता है, लेकिन जो रिलीजियस पर्सनस हैं वो हमेशा बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट होते हैं। देन ही वॉज द चैम्पियन ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है, वो आज़ादी ख्याल जो भी लिबरलिज्म है, प्रोग्रेस ऑफ मैन काइंड है, रिफॉर्म्स हैं, उनके फेवर में होता है। लिबरलिज्म क्या है? अ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दैट फेवर्स द सोशल प्रोग्रेस बाय रिफॉर्म्स एंड बाय चेंजिंग लॉज रादर देन बाय रेवोल्यूशन। लिबरलिज्म में क्या होता है कि सोशल प्रोग्रेस हो, नई नई तरह की रिफॉर्म्स हों, कानून को चेंज किया जाए, लॉज को चेंज किया जाए, मतलब आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें रादर देन रेवोल्यूशन, तो इसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। इन अनदर ऐसे द फंक्शन ऑफ अ टीचर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी की सेम यहाँ पे एग्जांपल वो दे रहा है कि रसल अपीयर्स टू बी चैंपियन ऑफ लिबरलिज्म एंड एन एडवर्स फो ऑफ डॉगमेटिज्म, कि लिबरलिज्म को वो फेवर करता है और डॉगमेटिज्म का दुश्मन है। He deplores that the educational institutions such as university largely remained in the grip of dogmatic countries, dogmatics for centuries, ठीक है, कि वो इस चीज़ पे डिप्लोर करता है, अफसोस करता है कि सदियों से जो यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कट्टर लोगों के कब्ज़े में, ठीक है। He also denounces the dangers of state education which seeks to control the minds of the people, कि जो स्टेट एजुकेशन है, एजुकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट जो होती है, वो उसके ख़तरात के बारे में आगाह करता है, कि वो लोगों के जो जहन है उनको कंट्रोल करती है। किस तरीके से? बाय इनकलकेटिंग सर्टन डॉगमेटिक बिलीव्स अमंग दैम, कि उनमें उस तरह के वो डॉगमेटिक बिलीव्स उनके जहनों में भर दिए जाते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है। स्टेट एजुकेशन प्रोड्यूसेस फेनेटिकल बिगट्स,
ignorance of the outside world and unaccustomed to free discussion. ठीक है, स्टेट एजुकेशन का जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं कि जनूनी किस्म के कट्टर लोग पैदा होते हैं, फिनेटिकल बिगट्स पैदा होते हैं, उनको बैरूनी दुनिया का कोई पता नहीं होता, ठीक है, वो फ्रीली डिस्कस नहीं कर सकते चीज़ों के बारे में, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, इट आल्सो लीड्स टू नाजी इन जर्मनी एंड मार्क्सिज्म इन रशिया। तो फिर इसका रिजल्ट नाजीज़म ही होगा, कम्युनिज्म ही होगा, क्योंकि लोग फ्री नहीं होते, लोगों में को आज़ादी नहीं होती, दे आर नॉट फ्री टू डिस्कस एनी टाइप ऑफ आइडियाज़ अगेंस्ट गवर्नमेंटल आइडियालॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कोई बात नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए रास्ता जो है वो हमवार होता है नाजीज़म का और मार्क्सिज्म के लिए। रसल pleads for complete freedom to the teacher who should inculcate the habit of free inquiry in the students. तो फर्दर वही जो हमने फंक्शन ऑफ अ टीचर में पढ़ा कि टीचर्स को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स में भी फ्री थॉट्स और फ्री थिंकिंग को जो है प्रमोट कर सके। देन नैरो माइंडेड डॉगमेटिस्ट, ठीक है, द नैरो माइंडेड डॉगमेटिस्ट जो हैं उनके बारे में वो बात कर रहा है कि जो डॉगमेटिस्ट होते हैं बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, कि द नैरो माइंडेड डॉगमेटिस्ट रिजेक्टेड एवरी ओल्ड और न्यू साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है, क्योंकि वो पुराने आइडियाज़ के ऊपर बिल्कुल कट्टरपन के ज़रिए कायम होते हैं, तो वो नई या पुरानी कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी है उसके वो अगेंस्ट होते हैं, वो उसको वो नहीं मानते, विच वॉज रिपग्नेंट टू देयर डॉगमेटिक बिलीव्स, कि ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी जो उनके बिलीव्स के अगेंस्ट हो, जो उसके बिलीव से टकराती हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी ये एग्जांपल है कि वन बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड द लाइटनिंग रॉड बिजली का बल्ब आप कह लें, ठीक है, उसने वो इन्वेंट किया उस टाइम पे। द क्लर्जी बोथ इन इंग्लैंड एंड अमेरिका कंडेम्ड इट, कि जितनी भी क्लर्जी थी, ठीक है, रिलीजियस पर्सन्स थे, ठीक है, इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, ठीक है, दे कंडेम्ड इट एज एन इम्पायस अटेम्प्ट। वो कहते हैं ये गुनाह है, इस बंदे ने ये लाइट को जो है इजाद करके, लाइटनिंग रॉड को इजाद करके ये गुनाह कर दिया। किस लिए? ही अटेम्प्टेड टू डिफीट द विल ऑफ गॉड, कि उसने खुदा की मर्जी को शिकस्त देने की कोशिश की है। वो किस तरह? अकॉर्डिंग टू द क्लर्जी, लाइटनिंग इज सेंट बाय द गॉड टू पनिश दोज हु कमिट सिन, कि जब उस वक्त ये बिलीव था कि जो गुनहगार होते थे उनके ऊपर वो आसमानी बिजली गिरती थी, तो उनका ये बिलीव था कि ये जो लाइटनिंग है ये खुदा की तरफ से आती है और लोगों को सज़ा के तौर पे उन पर गिरती है जो गुनहगार होते हैं। द विचुअस इज नेवर स्ट्रक बाय लाइटनिंग, और जो नेक लोग हैं उनको तो ये लाइटनिंग या बिजली से उनका ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए, उनका इसका सामना होना ही नहीं चाहिए। Therefore, Benjamin Franklin was not justified to defeat the will of God. तो इसने ये जो लाइटनिंग रॉड, जो बिजली को ईजाद किया है, ये बिल्कुल उसने एक गुनाह कर दिया कि वो खुदा की मर्जी को शिकस्त देने के बराबर है, ठीक है। Then there was a dogmatic notion among the maidens, ठीक है, that divine is observing them. दोशीज़ाएँ जो उस वक्त क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, नन्स और दोशीज़ाएँ होती थी, उनमें भी एक डॉगमेटिक टाइप का बिलीफ था कि डिवाइन इज़ ऑब्जर्विंग देम, मतलब हम कह सकते हैं खुदा उनको हर तरह, जो डिवाइन विल है या खुदा है, गॉड है, उनको हर वक्त देख रहा है, ठीक है। द नन्स कंसीव द डिविनिटी एज अ पीपिंग टॉम झांकने वाला, ठीक है, वो समझते डिविनिटी हर टाइम झांक रही है, उनको देख रही है। whose omnipotence can enable him to peep through the bathroom walls, ठीक है, कि वो हर जगह मौजूद होती है डिविनिटी, और वो समझते हैं कि बाथरूम वॉल्स में वो उनको देख सकती है, बट कैन बी फेल्ड विद बाथरोब्स, कि जब उन्होंने वो बाथरोब पहन के वो नहाती हैं या बिना कपड़ों के नहाती हैं तो वो उनको डिविनिटी देख रही होती है, लेकिन अगर वो बाथरोब पहन के नहाती हैं तो वो डिविनिटी उनको नहीं देख रही होती। तो ये इरैशनल किस्म का बिलीफ है, जो बाथरूम वॉल्स के अंदर उनको देख सकता है तो वो कपड़ों के अंदर भी उनको डिविनिटी देख सकती है। इट वॉज यूनिवर्सली बिलीव दैट मैन आर कॉन्जेनिटली
मोर इंटेलिजेंट देन वुमन। फिर ये भी एक समझा जाता है कि जो आज मर्द हैं वो औरतों से ज़्यादा अक्लमंद समझे जाते हैं। इवन सो एनलाइटेंड अ मैन एज स्पिनोजा डिसाइड, स्पिनोजा, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमन ऑन दिस ग्राउंड दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमन। कि स्टार्ट में क्या होता था, आप शुरू में देख लें कि इवन कुछ साल पीछे चले जाएं तो हमारे मुआशरे में भी कि देर इज़ नो राइट टू वोट फॉर द वुमेंस, कि वुमन को वोट देने का हक नहीं होता था। वो इसलिए कि मैन आर सुपीरियर टू वुमेन, कि वुमेन आर सुपीरियर इन्फीरियर टू मैन, दैट्स वाई दे हैव नो राइट टू वोट, कि उनको वोट देने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैन सुपीरियर हैं, वुमेन इन्फीरियर हैं। इवन एरिस्टोटल सेज दैट, कि एरिस्टोटल ने भी ये कहा था कि वुमेन हैव फ्यूअर टीथ देन मैन, कि जो औरतें हैं इनके मर्दों से दांत कम होते हैं, दैट्स वाई दे आर इन्फीरियर टू मैन। रसल इन हिज ऐसे आइडियाज दैट हैव हार्म मैनकाइंड कोट्स अ ब्यूटीफुल कपलेट, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा एक लाइन को कोट करता है जिससे इस बात को और तकवीत मिलती है, ठीक है। तो ये भी इरेशनल किस्म के बिलीव हैं, डॉगमेटिक बिलीव हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। कि अ डॉग, अ वाइफ एंड अ वॉलनट ट्री, द मोर यू बीट दैम द बेटर दे बी, कि एक कुत्ते को, एक बीवी को और एक अखरोट के दरख्त को आप जितना मारेंगे उतना वो ठीक रहेगा, ठीक है। इवन कि अभी भी जो बैकवर्ड लोग हैं उनका इसी तरह के बिलीव्स हैं, बट इट्स नॉट ट्रुथ कि ये ऐसे को बिल्कुल ठीक बिलीव नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बैकवर्ड लोग अभी भी ये बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो यही बिलीफ उसने अपनी बुक में आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड में भी कोट किए हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट्स छोटे बच्चों को कहा जाते हैं, जिस तरह सुसाइड है, जेनोसाइड है, इसी तरह इन्फेंटिसाइड है, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, कि छोटे बच्चों को कत्ल कर देना, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बिलीफ रहा है, ठीक है, एक तरह की सुपरस्टिशन रही है कि Aristotle and Plato considered Greeks are superior to barbarians, ठीक है। वो समझते थे जो यूनानी लोग हैं, ग्रीक्स हैं, वो दूसरे बारबेरियंस जितने भी लोग हैं उनसे वो सुपीरियर हैं। तो वैसे तो वो स्लेवरी को बुरा समझा जाता था, गुलामी को, एंड द स्लेवरी इज जस्टिफाई एज लॉन्ग एज द मास्टर ग्रीक एंड द स्लेव अ बारबेरियन। समझते थे कि गुलामी वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन गुलामी बिल्कुल ठीक है उस वक्त जब कि एक यूनानी, एक ग्रीक बंदा मास्टर हो और दूसरे लोग या बारबेरियन जो हैं वो स्लेव हों। तो ये उनका एक अजीब किस्म का ऑब्सक्यूरेंटिज्म था। फिर इन्फेंटिसाइड विच माइट सीम कॉन्ट्रेरी टू ह्यूमन नेचर, ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है कि छोटे बच्चों को कत्ल कर देना, वॉज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बिफोर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से पहले ये बिल्कुल आम चीज़ थी, छोटे बच्चों का कत्ल। एंड इज़ रिकमेंडेड बाय प्लेटो टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। प्लेटो ने भी इसको रेकमेंड किया ताकि ओवर पॉपुलेशन से बचा जा सके, कि छोटे बच्चे जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। और फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यूज टू सेक्रीफाइस देयर चिल्ड्रन टू द गॉड ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, कि वो गॉड्स, खुदाओं के सामने अपने छोटे बच्चों को कुर्बान कर देते थे पुराने लोग, ठीक है। पहले इस तरह का एक बिलीफ रहा है और अभी भी लोग जादू वगैरह में करते हैं ये चीज़ें। तो ये इस टाइप ऑफ सुपरस्टिशन और बिल्कुल एक अजीब सी चीज़ है ये। एंड अमंग अस द प्रेजुडिस अगेंस्ट द फ्राइडे एंड द नंबर 13, आपने इंटर में भी एक सबक पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें भी ये कुछ सुपरस्टिशंस का जिक्र है। तो यहाँ पे भी वो सुपरस्टिशंस के बारे में है कि जुमे को भी बुरा दिन समझा जाता है और नंबर 13 को भी बुरा समझा जाता है, कि सेलर्स डू नॉट लाइक टू सेल ऑन फ्राइडे एंड मैनी होटल्स हैव नो 13th फ्लोर, कि बहुत से होटल्स हैं उनका 13th फ्लोर ही नहीं होता क्योंकि वो नंबर 13 को बुरा समझते हैं। और सेलर्स जो हैं वो जुमे वाले दिन कोई सफ़र शुरू नहीं करते, कि वो जुमे को मनहूस दिन मानते हैं। तो इस तरह की ये जो सुपरस्टिशंस हैं, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट भी फाइट है उसकी, रसल की। फिर क्रिश्चियन डॉगमेटिज्म, अभी क्रिश्चियनिटी के बारे में एक स्पेसिफिक उनके डॉगमेटिज्म के बारे में वो बात करता है कि रसल मॉक्स एट द डॉगमेटिज्म ऑफ द क्रिश्चियन सेंट्स, ठीक है, जो सेंट थे उनके, सूफी थे, उनके डॉगमेटिज्म के बारे में बात करता है कि हु एब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम प्लेयर ऑफ सेंसेस सेंसर येट दे एंजॉय
to think that pagans and heretics would suffer eternal tortures in hell. कि वो खुद तो है कि वो दुनियावी जितनी भी पुर आसाइश चीज़ें थी उनसे बाज रहते थे और इस चीज़ को वो एंजॉय करते थे कि पैगन्स जितने भी बुत प्रस्त हैं और जितने भी काफर हैं हेरेडिक्स हैं वो हमेशा के लिए दोजख में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे उनका यकीन था, ये भी उनका एक डॉगमा था। अनदर डॉगमा इन modern times in the philosophy of economic nationalism, which is based on the false belief that economic interest of one nation is necessarily opposed to that of another. फिर एक आजकल के मॉडर्न टाइम्स में वो एक डॉगमेटिक बिलीफ के बारे में बात करता है कि मुआशी किसी भी कौम की मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा दूसरी मुल्क की मुआशी पॉलिसी से इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मुख्तलिफ ही होंगी, उसके अगेंस्ट ही होंगी, ठीक है। एंड ऑल दीज काइंड्स ऑफ डॉगमास लीड ओनली टू कन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन। और जितने भी इस तरह के डॉगमास होते हैं दूसरों के ख़िलाफ़ सोचने वाले, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ ही लीड करते हैं। तो इस ऐसे को वो कंक्लूड करता है कि इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट बर्ट्रैंड रसल एमर्ज्ड एज अ सोक्रेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। कि वो ये अपने इन आइडियाज़ की बिना पे हम कह सकते हैं कि वो 20वीं सदी का अरस्तू है, उसको भी हम सोक्रेट्स कह सकते हैं। Who fought a crusade against dogmatism, ठीक है, and shattered most of the established dogmas, fanatical beliefs, superstition and irrationalism. कि he was the Socrates of 20th century who fought a crusade, जिसने एक जंग लड़ी है डॉगमेटिक बिलीफ्स के अगेंस्ट और बहुत सारे एस्टेब्लिश डॉगमास को ख़त्म किया है, शैटर कर दिया है। फेनेटिकल बिलीफ्स, जुनूनी ख्यालात को, सुपरस्टिशंस, तोहमात को, ठीक है, तोहम परस्ती को, एंड इरेशनलिज्म और अकलियत बेअकलियत पे मबनी जितने भी आइडियाज़ हैं उन सब को उसने ख़त्म किया है और इन सब के अगेंस्ट उसने एक जंग लड़ी है कि अपने आइडियाज़ के ज़रिए, ठीक है। तो ये उसकी जंग है इन आइडियाज़ के अगेंस्ट, डॉगमेटिज़म के अगेंस्ट। तो आई होप आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार आपने इसको पढ़ना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है और हो सकता है कई चीज़ें आपको इसमें समझ ना आएँ तो आप उसको अगेन ग्रुप में आप उसके क्वेश्चन करें ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको पूछें और फिर बार बार पढ़ने के बाद, याद करने के बाद इसकी आप रिटन प्रैक्टिस लाजमी करें।